कर खाली पेट चाय और कॉफी लेनी चाहिए या नहीं? जरूर लेनी चाहिए। चीनी अगर आप ना लें उसके साथ तो बेटर है। ग्रीन टी आपको पतला करती है। कोई भी एक चीज आपको कभी भी कुछ नहीं करेगी, तो बिल्कुल मिथ है ये, इसके पीछे ना पड़े। एक्सरसाइज पतला करेगी, टाइम पे खाना खाना पड़ेगा उसके लिए, और ग्रीन टी एडिड उसके साथ शायद काम कर जाए। शहद को गर्म पानी में लेना चाहिए या नहीं? जरूर लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? दूध के साथ फल नहीं लेना चाहिए, जनरली लोग नाश्ते में लेते हैं। हाँ, अगर आपको उससे ब्लोटिंग होती है तो ना लें। तो ये तो थे बेसिक रैपिड फायर जो शिवानी से मैंने पूछा, लेकिन सेशन तो अभी शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूँ आपके साथ तनप्रीत, और आज हमारे साथ हैं शिवानी बाजवा, जो कि है फंक्शनल मेडिसिन एंड हेल्थ एक्सपर्ट एंड रिस्टोरेटिव योगा सीनियर टीचर। तो शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे Thank you so much, thank you। तो हमने तो आपसे ये रैपिड फायर किया था, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं ये गट हेल्थ पर हम बात करेंगे। और आज हम देखते हैं कि लोगों का जो गट है वही सबसे ज्यादा वीक है, जिससे इमोशनल और मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला ही सवाल मैं आपसे करूंगी, गट हेल्थ क्या है? जब आप अपने कोई भी खाने को खाएं, जैसे आप अब पूछ रहे थे, कोई भी दो चीजें खाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना दिखे, आप उसको आराम से पचा सकते हैं, आपको ब्लोटिंग नहीं होती, आपको बाउल प्रॉब्लम्स नहीं होती, और आपको ना कोई एनर्जी इश्यूज आते हैं, ना आपकी स्लीप में प्रॉब्लम आती है, ना आपको कोई रैशेज आते हैं, ना आपके जॉइंट में दर्द होती है, तो आपका गट ठीक चल रहा है। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं गट में खराबी है। तो गट प्रॉब्लम होने पे कोई सिम्टम्स दिखाई देते? जरूर, लाइक आई सेड, आपको डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपको दोनों हो सकते हैं, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, और साथ में लाइक आई सेड, अगर आपकी एनर्जी क्रैश कर रही है, स्किन प्रॉब्लम्स है, इसको एक चीज कहते हैं सिंड्रोम, लीकी गट। आपकी जो गट है वो लीक कर रही है, और टॉक्सिन्स आपके ब्लड में आपके इम्यून सिस्टम को तंग कर रहा है बेसिकली। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें होती हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। तो ऑल दिस इज बेसिकली गट हेल्थ को कैसे हम डीपली देखें, बहुत तरीके हैं। लोग कहते हैं कि आज हमने थोड़ा हैवी खा लिया था इसलिए ना बड़ी गैस हो रही है, तो ये तो सामान्य हो गया आजकल। फिर तो यस, पॉसिबल है कि आपके लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, मूवमेंट के इश्यूज की वजह से आपको एक प्रॉब्लम आ रही है कॉल्ड लो स्टमक एसिड। आपका गट, आपका पेट ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो आपके खाने को तोड़ पाता है, और इसकी वजह से इतनी बैड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होती है, और जब वो मज़े कर रही होती है तो वो गैस प्रोड्यूस करती है। तो इनफैक्ट क्या काम करना चाहिए इसमें, आपके लिए एक पूरा प्लान होना चाहिए कि अपने गुड गट बैक्टीरिया को कैसे बढ़ाएं ताकि वो ये स्टमक एसिड आपको दे सके और आपका खाना तोड़ पाए। अब जब आपने ये बात कही दी है कि गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाने से ये सारी चीजें कम हो सकती हैं, खत्म तो हर किसी के लिए हम नहीं कह सकते, तो कैसे बढ़ाएं गुड गट बैक्टीरिया? वेरी गुड क्वेश्चन। पहली चीज़, सॉइल बेस्ड में अगर आपके प्लांट बेस्ड फूड आते हैं तो वो डेफिनेटली आपके गट माइक्रोबायोम बोलते हैं, गट बैक्टीरिया को फ्लरिश करेगी। और तरह तरीके के आप वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उनको अलग अलग खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को देख के मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। डेफिनेटली प्रोबायोटिक खाना डालना चाहिए। सनलाइट एक्सपोजर गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाती है। एक्सरसाइज गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाती है। अगर आप कोई योगा आसन करेंगे तो क्या कम होएगा? स्ट्रेस, कॉर्टिसोल जब कम रहता है तो गुड गट बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली फ्लरिश करती है। और ऐसे बहुत तरीके हैं, जब हम एक प्लान बनाते हैं तो डाइवर्सिटी अगर आपको बढ़ानी है बैक्टीरिया के लिए तो ये पूरा प्लान होना चाहिए। सिर्फ खाने से गुड बैक्टीरिया अपने आप नहीं प्रोड्यूस होगी, यू विल हैव टू हैव अ होलिस्टिक प्लान फॉर इट। बिल्कुल, तो गट हेल्थ को अच्छे रखने के लिए हमें सिर्फ खाने नहीं, साथ साथ में एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। ज़रूर, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट डेफिनेटली, एंड लाइक आई सेड, सॉइल बेस्ड खाना। और ऐसे काफ़ी खाने हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिन बेस्ड खाना, जो हमारे मीट्स में दिखता है नॉन वेजिटेरियन में। जिंक बेस्ड खाना जो आपके सी फूड में दिखता है, वो भी हो सकता है। और ऐसे बहुत वेजिटेबल्स है जिसमें जिंक आपको मिल सकता है। तो these kind of vegetables, these kind of foods should be included for better gut bacteria also. जैसे बहुत बार ये कहा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में, तो उसका गट हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों ज़रूरी है? सो प्रोबायोटिक बेसिकली लाइव बैक्टीरिया है,
इट्स कहते हैं ना, इट्स अ लाइव ऑर्गेनिज्म। प्रीबायोटिक उसका खाना है। सो दिस इज अ सिंपल डिस्टिंक्शन कि आपको जब आप ये सब करेंगे तो इट इज़ द फीड टू इम्प्रूव प्रोबायोटिक। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं और दीज काइंड ऑफ फूड्स को आप इंक्लूड करते हैं तो आपका प्रोबायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ेगा। तो शिवानी, जैसे हम स्वास्थ्य चर्चा कर रहे हैं और गट हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी स्वास्थ्य चर्चा में, और उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। तो जनरली जैसे लोग हैं, सब दुनिया कहती है कि पानी जो है वो 3 लीटर पियो, 4 लीटर पियो। ये कितना ज़रूरी है गट हेल्थ के लिए? बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने गट बैक्टीरिया के बारे में बात की है, तो डेफिनेटली ऐसे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है पानी से, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स जो हमारे गट हेल्थ ओवरऑल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एब्सोल्युटली पानी को तो हमें अपना इनटेक थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ पानी, सादा पानी नहीं, आई एम ऑफ अ फर्म बिलीव दैट आपको इलेक्ट्रोलाइट पानी काफ़ी पीना चाहिए, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो बेनिफिट है, साथ में दिन में 1-2 ग्लासेस उसके ज़रूर पीजिए। और बहुत सिंपल है, पिंक नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, उसको डाल के, सेल्टिक सॉल्ट आता है, जो भी आप इज़ अवेलेबल। इलेक्ट्रोलाइट्स का इनटेक बढ़ाइए, उसकी अब्जॉर्प्शन आपके सेल्स में बेटर है। काफ़ी कुछ रिटेंशन, वाटर रिटेंशन लोगों को हो जाती है बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोलाइट पावर नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ज़रूर बढ़ाइए अपने पानी में। बिल्कुल। जैसे आपने अभी पिंक सॉल्ट का जिक्र किया, तो पिंक सॉल्ट लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं नमक। हाँ, तो नमक कितने अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ये लोगों को नहीं पता, और कौन सा नमक हमारी गट हेल्थ के लिए सही है, मैं चाहती हूँ आप इसे मेरे को, क्योंकि सोडियम के बारे में बात किया, तो टेबल सॉल्ट की उतनी ही हमें ज़रूरत है। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, ये हिमालय से आता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉक से, एंड ये प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए उसमें जो ट्रेस मिनरल्स हमें चाहिए वो ज़्यादा होते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप डेफिनेटली सबका यूज़ करें, एंड कॉम्बिनेशन पूरे हफ्ते में ज़रूर रखें। These kind of salts are important basically, so I don't think one or the other is better in this situation. बिल्कुल। लोग पिंक सॉल्ट का आई गेस वो मॉप कर देते हैं और खाते वही सोडियम है। हाँ, मतलब दैट इज सेइंग कि आप एक चीज़ ही कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में रखिए, बट उसको भी विलेन ना बनाएं, उसकी बहुत ज़रूरत है हमें टेबल सॉल्ट की भी। हाँ जी। तो जिस तरीके से हमने नमक की बात की, मिर्च कई लोगों को जो है वो सूट नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मिर्च खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है, तो क्या ये सही है? हाँ, तो उसका इंडिकेशन है कि आपके जो गट की लाइनिंग होती है ना, उसमें अल्सर्स, वूंड्स हो गए हैं या छेद हो गए हैं। ऐसा क्यों? लेकिन हाँ, सो जिसने अगर बचपन से ही मिर्च मसाला तीखा नहीं खाया है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम? क्योंकि उसके साथ कोई और रीजन से वो अल्सर हो गए थे या वुंड्स हो गए हैं बॉडी में, गट लाइनिंग्स में, जिसका पोल्यूशन से भी नाता है, जिसका आपके वीट इनटेक से भी नाता है, जिसका आपके स्ट्रेस से भी नाता है। सो 3 या 4 चीज़ें तो डेफिनेट हैं कि आपकी बॉडी में, आपकी गट लाइनिंग उसको देयर इज, कहते हैं ना, आप चाय लें और एक छन्नी लें और आप छन्नी में होल्स हो जाए, तो आपका क्या होएगा, सामान जो नहीं जाना चाहिए ब्लड में, वो चाय में वो जा रहा है। तो दिस अगेन वही लीकी गट जैसे प्रॉब्लम होती है, होल्स इन योर गट लाइनिंग हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे फूड ग्रुप्स उनको ठीक नहीं लगते हैं और उनको इरिटेट करते हैं उनकी गट लाइनिंग को। सो इट्स पॉसिबल। तो जो पहले मसाला मिर्ची नहीं खाता था, क्या बाद में वो वापस खा सकता है, शुरू कर सकता है? अगर आप इस लीकी गट इशू को देखें, इसको सॉल्व करें, तो एब्सोल्युटली आपकी वो जो छन्नी है वो बिल्कुल वापस सील हो जाएगी। तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा, अल्सर्स कम हो जाएंगे, वुंड्स कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ भी बचा सकते हैं उसके बाद, देयर इज नो इशू। अब यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, और यंगस्टर्स तो चलिए समझदार हो गए, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स आजकल वर्किंग है। प्रोसेस्ड फूड हमारी गट हेल्थ पर कैसे प्रभाव डालता है? सो जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें वैसे ही बहुत सिंथेटिक एडिटिव्स होते हैं, राइट? अगर आप बेसिक बर्गर बन्स को देखें, तो अगर आप सिर्फ ग्लूटेन को देखें, इसमें अलॉन्ग विद सॉसेस जो जाते हैं, जिसमें बहुत बाइंडर्स, फिलर्स एंड एडिशंस होते हैं, ऐसे जो अभी हम बात करें वो सीधा जाके आपके गट लाइनिंग को फाड़ती है,
उसके बाद सारे जो आपके बॉडी की विटामिन न्यूट्रिएंट्स, अगर आप पालक भी खा रहे हैं उसके बाद, वो पचाती नहीं है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए आपको इतनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है। विटामिन डी नहीं पचता, ई नहीं आता, इन सब के एक रोल होते हैं बॉडी में, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, तो वो आपके नाउ बहुत और प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। स्पेसिफिकली अगर आप बच्चों में देखें तो जब उनके ये सारे ट्रेस मिनरल्स और विटामिन कम हो रहे हैं बॉडी में, तो उनके सीधा रिलेशन विटामिन डी और डिप्रेशन, एंजाइटी से हो जाता है। और जब वो कम मूवमेंट करते हैं, जैसे गैजेट्स बहुत यूज़ करते हैं, अगेन क्या हो रहा है, लो मूवमेंट की वजह से इतनी बैड बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रही है, वो भी जाके कहीं ना कहीं आपकी गट लाइनिंग को खा रही है। सो देयर आर टू मैनी ट्रिगर इफेक्ट्स जिसको कहते हैं उसके वजह से। सो प्रोसेस्ड फूड डेफिनेटली शुड जस्ट बी, बच्चे हैं खाएंगे तो सही, so it should be like a reward after 2 weeks or something, that okay, let's and try and make that burger at home, you know, and it will be still very healthy for them. So आपने अपने आंसर में ग्लूटेन का जिक्र किया था। अब आजकल जो मार्केट में वाइट बन के अलावा ब्राउन ब्रेड्स, आटा ब्रेड्स, तो व्हाट इज ग्लूटेन? ग्लूटेन कितना अफेक्ट करता है हमारी गट हेल्थ को, और ये क्या अलग अलग तरह की जो ब्रेड्स हैं, क्या ये भी ग्लूटेन का पार्ट है या आप इसको खा सकते हैं? नहीं, ऑल दीज ब्रेड्स में मोस्टली ग्लूटेन तो होता है, इसका एक प्रोटीन कहते हैं ग्लियडिन, वो चीज़ थोड़ी सी लोगों को सूट नहीं करती है जब आपको प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी। वैसे खाएंगे तो आप पचा लेंगे, जैसे आप मुझे बोलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको ब्लोटिंग होती है, लूज स्टूल्स होते हैं, या एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो दीज आर सिग्नल्स की, लाइक आई सेड, कोई कुछ तो खराबी है आपके गट लाइनिंग्स में, आपके स्टमक एसिड्स में। उनके लिए क्या होता है, ये ग्लियडिन जो ग्लूटेन से आता है, वो इतना बड़ा साइज होता है, वो आगे जाके आपके लाइनिंग्स को और फाड़ता है इजीली, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन उसको यही कहते हैं। तो फॉर दोज पीपल आई वुड से दे वुड हैव टू अवॉइड ग्लूटेन, नहीं तो बहुत ज़्यादा फूड एलर्जीज और सेंसिटिविटीज हो जाती हैं उसके वजह से। पहले के ज़माने में तो किसी को पता नहीं होता था ये एलर्जीज क्या होती है। अब ऐसा क्या हुआ है कि ये एलर्जीज या अब निकल के बाहर आ रही है कि ये मत खाइए या आप वो मत खाइए, आपको तकलीफ हो सकती है, ऐसा क्यों? अगर आप क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आती थी तो आपका वीट भी उतना प्रोसेस नहीं होता था, अब वो डबल ट्रिपल प्रोसेस में जाता है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक फैक्ट्री मेड वीट। सो हैंड पाउंड या स्टोन रोल जिसको कहते हैं वो नहीं होता है, तो उसकी वजह से इसमें जो इसके प्रोटीन साइजेस होते हैं बहुत बड़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो इट्स नॉट द सेम वीट, एक पूरी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में प्रॉब्लम है यहाँ पर एक्चुअली, तो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट फेस दीज प्रॉब्लम्स। अभी हमें इस प्रॉब्लम्स आने बिकॉज वीट इज़ वेरी प्रोसेस्ड आज के ज़माने में, इट्स लाइक हैविंग दैट बर्गर फ्रॉम आउटसाइड एक्चुअली, सो दैट्स द इशू। तो जिस तरीके से हम ये फूड्स की बातें कर ही रहे हैं, क्या खाना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें, बॉडी डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, और बॉडी डिटॉक्स के लिए जनरली लोग पानी बना कर रखते हैं, अदरक और तुलसी और तमाम चीज़ें उसमें डाल लेते हैं। तो बॉडी डिटॉक्स सिर्फ पानी से हो सकती है या खाने से भी हो सकती है, या इसका और भी कोई ऑप्शन है? सो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए तो आपको पहली चीज़ फोकस करना पड़ेगा एक हार्मोन पे कॉल्ड कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो जब बॉडी ट्रबल में है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है या अंडर प्रोड्यूस होती है इम्बैलेंस में। तो डिटॉक्स करने के लिए पहले ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा आसनास, लिटिल वॉक्स, बेसिकली नर्वस सिस्टम को पहले काम करिए, बॉडी 50% डिटॉक्स स्टार्ट हो गया आपका। इसके बाद ऐसी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए उनको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जैसे दूध, ग्लूटेन, ये चीज़ें थोड़ी भारी हैं अभी। अगर आप डिटॉक्स का सोच रहे हैं तो कुछ तो चल रहा है, यू नो। लिवर बेस्ड, लिवर के लिए जो पानी आप कह रहे हैं, यस ऐड करिए, पर बहुत लोग उस पर नोजिया फेस करते हैं इनिशियली, तो जूसेस, पानी, डायरेक्टली पोटेंट चीज़ों पे मत जाइए। सिंपल होम कुक्ड होल फूड्स खाइए, वो डिटॉक्स स्टार्ट हो गया आपका। ऑलरेडी कॉर्टिसोल ट्रेन हो रहा है, आप बेसिकली अपने ग्लूकोज लेवल्स को कम करिए बॉडी में। मेरा मानना है कि अगर आप लॉजिक यूज़ करें डिटॉक्स का कभी भी, जैसे आपके पास ये वीकेंड है, आपको बॉडी डिटॉक्स आपको लग रहा है आपने बाहर खाया है बहुत, सिंपल स्टार्ट विद सर्टन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जिसमें ब्रीदिंग यूज़ होती है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो गया। ऐसी चीज़ें करिए सुबह जिसमें गुड फैट्स यूज़ होते हैं, जैसे पानी में आपने थोड़ा सा घी और हल्दी डाल दिया, तो आपका इंसुलिन जो ग्लूकोज को मैनेज करता है वो हार्मोन
पूरे दिन एक आराम से चलेगा, यू नो, बिकॉज आपने उसको एक ऐसी चीज़ दी है जिससे वो इवन रहता है। उससे ऑलरेडी आधा आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में जो नीड होती है, शुगर क्रेविंग होती है, वो सारी कम होने लग जाती है। तो आपके जो कार्ब्स हैं उसकी यूज़ थोड़ी सी कम कर दीजिए, और जो टाइप ऑफ कार्ब्स हैं उसको डेफिनेटली ज्वार, मिलेट्स, अमरंत ऐसी चीज़ों में डालिए। थोड़ा सा पोर्शन साइज उस पर ध्यान रखते हुए वेजिटेबल्स को बढ़ाइए। थोड़े ऐसे जैसे आप कह रहे हैं मेथी वाटर, थोड़े से लीव्स, करी लीव्स वाटर, ऐसी चीज़ें डालेंगे तो क्या होएगा, सिंपल द बॉडी विल फिल्टर आउट जो ऐसी चीज़ें हैं, फैट है, लिपिड्स है, स्टार्चेस है, उसको क्लीन करने लग जाएगा। सो डेफिनेटली आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, आपका माइंड काम कर रहा है उसके साथ एंड रिलैक्स्ड है, ओनली देन द बॉडी इज डिटॉक्सिंग। एंड अगर डिटॉक्सिंग विद फास्टिंग अगर बोला जाए तो ग्रेट, बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रैश हो रही है, तो प्लीज़ फास्टिंग से शुरू कभी मत करिए। पहले एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए ये सब करिए थोड़े दिन, उसके बाद टेस्ट करिए अगर आप 12 से 14 घंटे फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठे और आप कह रहे हैं कि नहीं आई एम फीलिंग क्रैंकी, मैं सोई नहीं ठीक से, तो आपके लिए फास्टिंग नहीं है। नहीं है अभी के लिए तो डेफिनेटली, बट उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात कर सकते हैं। अच्छा, पूरा दिन काम करने के बाद या घर में ही बैठे या अचानक से ही लोग कहते हैं यार इस चीज़ की ना क्रेविंग हो रही है, कभी वो मीठे की हो सकती है, फास्ट फूड की, या किसी भी चीज़। क्रेविंग कैसे होती है और वो क्या गट हेल्थ से उसका रिलेशन है? एब्सोल्युटली, आपकी बॉडी एक चीज़ को मांग रही है, आपका माइंड जैसे ड्रग होता है उसको मांग रही है, ठीक है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीड कर रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करें सोचना, तो ये अगेन सीधा आपकी बॉडी में रिजन बहुत ज़्यादा, या तो आप 2 घंटे में खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज इतना बना हुआ है कि अब आपको सिर्फ उससे एनर्जी मिलती है और आपकी क्रेविंग्स उससे बड़ी रहती है, क्योंकि वो पूरा दिन आपका ग्लूकोज ऐसे है। तो माय सजेशन टू सच पीपल है कि गैप्स रखिए खाने में 4-5 घंटे का, उसमें आपका पानी पीजिए जो पीना है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, ऐसी चीज़ें। स्नैकिंग से ग्लूकोज बढ़ा रहेगा पूरा दिन। सो दिस मिथ जिसको कहते हैं कि एवरी 2 आवर्स खाना चाहिए, इन लोगों को सबसे ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है जो सोते नहीं है रात को, क्योंकि उनका जब कोर्टिसोल बढ़ता है, जब वो सोते नहीं है रात को, तो उनका पहली नीड होती है शुगर, कार्ब्स, ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी मिल जाए। सो इट्स ऑल अ साइकिल, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, आपने शुगर ली, अगेन आपको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आपको लगने लगा आप मोटे हो सकते हैं, आपने बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर ली, तो वो एक साइकिल हम बोल सकते हैं। वेरी कॉमन विद विमेन। वेट गेन और लॉस का बिगेस्ट इशू इज दिस साइकिल ऑफ एंजाइटी एंड ग्लूकोज दैट दे हैव मेड एंड नो स्लीप। उसकी वजह से उसको ही अगर हम ठीक करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज बीच में डाल दीजिए, मसल मास ग्रो होने लग जाती है और फैट बर्न होने लग जाता है उसकी वजह से। वो कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहे, वो सिर्फ सोच रहे कि मेरे को कैलोरीज कैसे कम करनी है। मोस्ट विमेन आजकल कम खा रहे हैं और ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रेस इन द बॉडी एंड द माइंड। तो उससे भी अगेन वो वहीं पर अटक जाते हैं कि मैं इतना कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है, यू नो, ये साइकिल बना रहता है बेसिकली। तो जो ये गट हेल्थ है, ये क्या विमेन और मेन में अलग अलग तरीके से काम करती है? अगर खाने के ही, अगर मेन और विमेन सेम खाना खा रहे हैं तो उनकी क्या गट हेल्थ सेम रहेगी या अलग अलग काम करेगी? एक चीज़ जो है डिफरेंट हमारे में इज सेक्स हॉर्मोन्स। बिल्कुल। तो ईस्ट्रोजन का जो इफेक्ट और टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है, हम दोनों जेंडर्स में वो अलग देखते हैं। तो नहीं, पूरी तरह सेम नहीं होता इस डिफरेंस की वजह से। एंड मेन जनरली मसल मास को गेन करने में उनके 40s या 35 के बाद उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट विमेन जब ईस्ट्रोजन ड्रॉप करने लग जाते हैं 35-40 में, जो सेक्स हार्मोन जा रहा है हमारा, उसकी वजह से मसल मास ड्रॉप होता है बहुत जल्दी, तो फैट बढ़ने लग जाता है अपने हिप्स पे, you know, mainly women see in their bellies, you know, because ये साइड इफेक्ट है इस सेक्स हार्मोन का, जब वो ड्रॉप कर रहा होता है। तो इस टाइम पे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका मसल वापस बनेगा तो आराम से आपका फैट भी बर्न होने लग जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो जिस तरीके से हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमने तमाम खाने पीने की ये सारी चीज़ों पर बात की कि कैसे गट हेल्थ को हम सही रख सकते हैं और कैसे हमें ख़राब नहीं करना है। वेदर कितना इम्पैक्ट करता है कि वेदर के हिसाब से, क्योंकि जो चीज़ हम गर्मी में खा सकते हैं उसकी तासीर अलग होती है, सेम वो ठंड में बदल जाती है, तो क्या वेदर भी गट हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली। आपका एक ग्लैंड जो टेम्परेचर, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मैनेज करता है खाने के साथ, वो है थायराइड ग्लैंड। तो उस
जी हार्मोन को अच्छा नहीं लगता है कि आप उसमें ऐसी कोई चीज़ ज़्यादा डालें जिससे टेम्परेचर आपका इंटरनल बॉडी का और बढ़े उस टाइम पे जब आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। सो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ऐसे खाने सबको अब समझ हैं कि देयर आर विंटर फूड्स एंड समर फूड्स। ये इस थायराइड ग्लैंड को काम रखता है and it can manage the changes in the body temperatures because of it. So yes, stick to that policy, it works. तो शिवानी, जैसे बोलते हैं कि फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जैसे किमची, कोम्बुचा, ये सब हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेना चाहिए, लेकिन वहीं कई लोग हैं जो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो एसिडिटी क्रिएट करता है। ऐसा क्यों? किसी को सूट होता है, किसी को एसिडिटी क्रिएट करता है, ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली फर्मेंटेड फूड्स, जब हम गट हेल्थ की कोई भी प्रोग्राम भी करते हैं ना, उनको सीधा फर्मेंटेड फूड्स कभी नहीं देते हैं। आपकी आई गिव यू एग्जांपल, आपके पास एक गार्डन है जिसमें ओल्ड वीड्स पड़े हुए हैं, मतलब वो खराब है ग्रास, तो आप सीधा नया ग्रास नहीं डालेंगे ना, उसमें क्या करेंगे, पहले उसको खुरपी करके क्लीन करेंगे ना, फिर तो यही फर्मेंटेड का है कि आप और लाइव बैक्टीरिया डाल रहे हैं। पहले वाले में इतनी इन्फेक्शन चल रही है, यू नो, फंगस होता है बहुत बॉडीज़ में। ब्लोटिंग का एक साइन है, ब्लोटिंग का साइन है कि आपकी बॉडी में फंगस चल रहा है, एसिडिटी का भी, यू नो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो पहले उसके लिए हम प्रोटोकॉल डालते हैं, फिर उसके बाद फर्मेंटेड फूड्स का टाइम आता है। तो ये एब्सोल्युटली ये रॉन्ग टाइम पे फर्मेंटेड फूड्स किन किन लोगों को नहीं सूट करता, उनकी करंट गट हेल्थ में बहुत काम करने को है, देन फर्मेंटेड फूड्स का टाइम आता है। डिपेंड करता है बेसिकली। या यू शुड नो दैट, एवरीबडी शुड नो कि सीधा आपने कभी ट्राई नहीं किया फर्मेंटेड फूड्स, एंड ये नॉर्मली काफ़ी कुछ प्रोसेस्ड, इसमें शुगर होते हैं, तो ऑलरेडी काम खराब। आप फर्मेंटेड फूड्स के नाम पे इसमें ग्लूकोज डाल के ले रहे हैं, तो और इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं बॉडी में। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज के पैकेटेड कम्बुचास में वगैरह, यू नो, एज वेल। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि वो भी शायद एसिडिटी क्रिएट कर रहा हो। बिल्कुल। जैसे एक एज पार हो जाती है, स्पेसिफिकली अगर हम फीमेल्स की बात करें, 30+ या 28+ जैसी वो होने लगती हैं तो वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू करती हैं। अब डॉक्टर से पूछ कर ही उन्होंने लिया कि हम ये कमी है, मल्टीविटामिन शुरू कर दिया, तो उससे भी क्या किसी की गट इम्पैक्ट कर सकती है? फिर प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है अगर आप डी, बी, ओमेगा ले लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कि बट वो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपकी बॉडी खाना ले रहा है लेकिन इन विटामिन्स को पचा नहीं पा रहा, रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर गट हेल्थ। आजकल सप्लीमेंटेशन पे अगर आप ध्यान दें तो रादर आप ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज़ करें बॉडी में, कि जिससे आपके बॉडी में ऐसी चीज़ें हो जैसे पेप्सिन हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये चीज़ें बढ़ें जिससे आपका फूड ब्रेक हो और आपके ये जो न्यूट्रिएंट्स जिसको आप ले रहे हैं डी, बी, ऑटोमेटिकली आपके खाने से बॉडी में रिटेन हो। सो आई थिंक कि सप्लीमेंटेशन के नाम पे थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कौन से टाइम पे लेने चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, उससे सोल्यूशन आपकी गट हेल्थ पे थोड़ा 15-20% इम्पैक्ट हो जाता है, बट पर्सन टू पर्सन ये चीज़ कस्टमाइज होनी चाहिए ऑनेस्टली। तो हर किसी को सेम सप्लीमेंट्स काम करें ये ज़रूरी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग आजकल B12 पे टॉक्सिसिटी लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो मल्टीवाइट्स इतना ले रहे हैं, 2 या 3, जिसमें आयरन भी है, B12 भी है, उनको पता नहीं है। वो ना 10 उसमें विटामिन है, उसके छोटे छोटे अमाउंट्स वो 2 या 3 बार ही ले रहे हैं दिन में किसी और सप्लीमेंट में, तो वो टॉक्सिसिटी के नाम पे आ जाते हैं और इतने इरिटेशंस गट में हो रहे हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक वर्जन्स हैं जो बॉडी में अवेलेबल भी आपको, यू नो, दे आर नॉट बायो अवेलेबल जिसको कहते हैं। तो प्रॉब्लम सप्लीमेंटेशन में ये है कि सिंथेटिक और प्योर का भी, यू नो, आजकल बहुत काम है। सो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइंस और इसको सब नहीं जानते। एंड इन फैक्ट आई डोंट वांट टू से दिस, बट थोड़ा सा स्कैंडलस स्टेटमेंट है, बट हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन में डॉक्टर्स वर नेवर ट्रेन्ड फॉर न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। तो वो आज जाके फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स इसको समझ पाए हैं कि समवेयर थोड़ा सा आधा अधूरा काम चल रहा है सप्लीमेंटेशन का। तो फंक्शनल मेडिसिन के एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स के पास जाएं तो हम लोग ट्रेंड हैं सप्लीमेंटेशन में और न्यूट्रिशन में, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी चल रही है यहाँ पर प्रॉब्लम। या बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक और सवाल आया जिसमें मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ और घर पर अपने बोलती हूँ कि नहीं 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 मम्मा प्लीज़ ऊपर से घी मत डालो। तो घी खाना सही है, बटर खाना सही है, तेल खाना सही है? लोग बहुत कंफ्यूज हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जिसमें भी आप अपना खाना पका रहे हैं, पहले तो उसको एक फैट कहते हैं, राइट? आप उस फैट में अपना खाना पका रहे हैं, बट उस खाने में आप क्या पका रहे हैं? आप क्या ग्रेन पका रहे हैं, जैसे आटा रोटी पका रहे हैं, लाइक परोठी बना रहे हैं, या आप वेजिटेबल्स बना रहे हैं?
जो चीज़ आप इस फैट को यूज़ करके कंबाइन इसमें करेंगे, उससे आपके लेवल्स ऑफ ग्लूकोज मेंटेन होंगे बॉडी में। तो अगर आप घी को कच्चा रोटी के ऊपर डालें तो आपका बॉडी में जो आप ग्लूकोज स्पाइक होता है खाने के बाद वो कम रहेगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ को पकाएं उसमें, तो अब आपका ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज़्यादा हाई है। तो वेजिटेबल्स को पेयर करिए गुड फैट से, बेटर है। कार्ब्स को थोड़ा कम रखिए गुड फैट्स के साथ। तो खाइए ज़रूर गुड फैट को, बट पेयर इट विथ वेजिटेबल्स। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पेयर इट विथ प्रोटीन बेटर, फाइबर एंड प्रोटीन, नॉट सो मच विथ कार्ब्स। उससे ग्लूकोज स्पाइक मेंटेन नहीं हो पाता एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट हेल्थी इन मेनी वेज। सो हैव लिटिल बिट ऑफ इट, नॉट टू मच। तो ऊपर से और लिटिल बिट ऑफ रॉ ऊपर से घी ऑन अ रोटी अगर आप देखें तो बेटर है, डेफिनेटली बेटर है। बिल्कुल। तो जैसे किसी को अगर गट प्रॉब्लम है और साथ ही उसे वेट इश्यूज भी है, तो वो कैसे मैनेज करेगा इस चीज को? मतलब गुड फैट्स को ले ना ले, जैसे गट प्रॉब्लम है कि कुछ अगर खा ले और गट लूज हो जाता है और वेट लेकिन बना हुआ है, हेल्दी है, तो इसमें कहते हैं कि आप अपने, कहते हैं ना, हर बंदा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने, थोड़े एक्सपर्ट्स हैं इसके लिए। वो आपके फूड्स, आपके हर 2 हफ्ते के खाने को डिज़ाइन करते हैं आपके उस गट लाइनिंग को हील करने के लिए। पहले तो ऐसे खाने जो सूद करते हो पहले, उसके बाद जब आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो खाने का सिचुएशन अलग हो जाता है। तो देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल। एंड फेजेस में अगर आप इसको डिवाइड करें तो लाइक आई सेड, बहुत लोगों को अगर मैं बोलूँ डायरेक्टली कि फाइबर, आपको कॉन्स्टिपेशन है लेकिन आप वेजिटेबल्स खाइए, आपका फाइबर कंटेंट बढ़ाइए, उन लोगों को और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और ब्लोटिंग हो जाता है। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम इस सिचुएशन में ना, अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज़ गो टू एन एक्सपर्ट। अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो एक पिरामिड होता है जिसको कहते हैं कि जो चीज़ आपके इंसुलिन को कम स्पाइक करे, ग्लूकोज को कम स्पाइक करे, स्टार्ट होता है फैट्स, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स। ये अगर आप मेंटेन रखें दिन में तो सबसे कम पोर्शन आपका कार्ब्स का होना चाहिए। बाकी आपके मील्स में इन सारे कॉम्बिनेशंस में खाना ज़्यादा होना चाहिए आपके प्लेट पे। तो दैट इज़ अ मील दैट विल कीप द गट काम एंड हेल्प योर मेटाबॉलिज्म टू लूज वेट एज वेल। बिल्कुल। बहुत एक ऐसी चीज़ जो आजकल हर किसी को हम देखते हैं वो है अल्कोहल। ये कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ को, गट हेल्थ को स्पेसिफिकली ख़राब करती है? अगर वो एडिक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है तो फिर तो गए आप। बट अगर आप उसको रिक्रिएशन के तौर पे 30 ml या 60 ml हर महीने एक बारी या 2 बारी ले रहे हैं, तो एब्सोल्युटली ऐसे कोई आपकी, इसकी वजह से आपका गट हेल्थ नहीं ख़राब हो रहा। और किसी दिन पार्टी में ज़्यादा हो गई तो हाँ, तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज लर्न द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटेक, सर्टेन सप्लीमेंट्स वर्क। ये आपके रेस्टोरेशन काम को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना हैंगओवर, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बट ये हैंगओवर कितनी बारी हो रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। बिकॉज अब आप एनजाइटी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, एनजाइटी बिंज ईटिंग कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर है। अदरवाइज डेफिनेटली इसकी वजह से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही अकेले। इसको आप विलन अगेन ना बनाएं प्लीज़, यू नो। तो कभी कभी रिक्रिएशनल के लिए तो आई सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स कि आपको तो ज़रूरत है, आप एक ग्लास वाइन पी के आइए, थोड़ा रिलैक्स होइए, यू नो। सो इट्स गोज कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई थिंक जस्ट डोंट एवर मेक इट एन एडिक्शन। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप अल्कोहल लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा कभी करते हैं तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें। इस बात का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको लेना ज़रूरी है। शिवानी, कई बार लोगों को आपने देखा होगा पूरे समय जो है च्युइंगम्स, मिंट्स चबाते रहते हैं, उससे भी क्या गट हेल्थ खराब हो सकती है? ऐसी एक कोई चीज़ नहीं है जिसको आप ब्लेम कर सकते हैं। आदत है वो, अगेन एनीथिंग जो मॉडरेशन में ना की गई और एंड इन दिस सिचुएशन इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सिक्रीशंस एंड दे आर शुगर बेस्ड। तो जस्ट इमेजिन क्या होगा, आप अगेन पूरे दिन अपने बॉडी में इतना शुगर रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट से सीधा वही होएगा, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी और कुछ नहीं। तो जिस तरीके से इतनी देर से हम बात कर रहे हैं गट की, गट हेल्थ की, और किस तरीके के फूड ज़रूरी हैं, नहीं है, पानी, तमाम चीज़ों पे हमने बात कर ली। गट और स्ट्रेस, या जिसे हम गट ब्रेन कहते हैं, ये लोगों को नहीं पता है। इसे आप, मैं चाहती हूँ बड़े आराम से और आसान शब्दों में बताएं। तो एक वेगस नर्व होती है जो आपके गट और ब्रेन को कनेक्ट करती है। और बहुत बारी आपने देखा होगा कि आप कुछ चीज़ करने जा रहे हैं जिससे आपको नर्वसनेस होती है, तो बटरफ्लाइज कहते हैं, पेट में होता है। तो व्हाट यू आर थिंकिंग यू कैन फील इन योर गट।
देयर इज़ अ एब्सोल्यूट साइंटिफिक कहते हैं ना कनेक्शन इसमें। तो अगर आपके थॉट्स एक्शंस में एंजाइटी भरी रहे, या आप कॉन्स्टेंटली फटीग्ड रहे दिन में, या आपको नींद नहीं आ रही हो, तो ये गट ब्रेन कनेक्शन हिल जाता है। और इसकी वजह से मैंने पहले भी बोला है, इतना सारा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है रॉन्ग टाइम पे दिन के। जैसे सुबह आपको ज़रूरत है ज़्यादा की, वो कम होता है, और रात को कम है और वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसके ऊपर लोग बहुत कम काम करते हैं, इसकी वजह से आपका गट बैक्टीरिया कम हो जाता है, वो इम्यूनिटी पे काम नहीं करते, फिर वो आपके हार्मोन्स नहीं ठीक से बनाते वो। सो यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रेस गट कनेक्शन और द गट ब्रेन कनेक्शन कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में। इसको जैसे कहते हैं ना रिस्टोरेटिव आसनास, लंबी योगा क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप 10 मिनट दिन के बीच में बैठ के वॉल का सपोर्ट ले लें और ब्रीदिंग पे भी काम करें थोड़ा, तो आपका क्या होएगा, ये हार्मोन थोड़ा सा सेटल होने लग जाता है दिन में, तो उससे इमीडिएटली आपकी गट हेल्थ अगर आप पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली पावर हो रही है, यू नो। सो इसको कॉन्स्टेंटली जब आप यूज़ करेंगे तो आपको लगे, समझ आएगी कि आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ रही है, आपको एनर्जी सडनली कैसे आ रही है, क्रैशेस कम हो रहे हैं। तो स्ट्रेस एंड गट को फोकस में लाइए। 50% आपका काम दिन का ही होना चाहिए, बाकी खाने पे और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, द पीपल हु कंट्रोल देयर नर्वस सिस्टम्स और हैव, कहते हैं ना कि उनके पास कोई मैकेनिज्म्स हैं दिन के, स्ट्रेच कर लो तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, यू नो, यू आर सिटिंग ऑन ऑफिस चेयर, आप उसको ही यूज़ करके अगर स्ट्रेच कर लें 3 मिनट, सो इंस्टेंटली आपका जो गट ब्रेन कनेक्शन है और वेगस नर्व है वो नरिश हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा काम करें, 5-5 मिनट की चीज़ें। और इससे देखिए, लाइक इवन इफ़ यू आर ईटिंग खाना, आपका मील हो गया ऑफिस में आपके साथ, इमीडिएटली बैठे ना, 10 मिनट ऊपर नीचे आप अपनी प्लेट को रखने जा रहे हैं या जो भी, जस्ट स्ट्रोल अराउंड। क्यों? क्योंकि आप जब इसको मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज मेंटेन रहता है उस मील की वजह से, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगेन आपका गट हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। इससे 10,000 स्टेप्स पे ज़्यादा मत जाइए। मील्स के बाद थोड़ा सा वॉक ज़रूर करें। अगेन देयर इज़ ए डीप कनेक्शन between your gut health and the way you relax yourself after your meals as well. So this is very important. सीधा कंप्यूटर पे मत जाइए। बिल्कुल, लेकिन 9 to 5 वर्किंग है या 9 आवर्स वर्किंग और 2 घंटे की ट्रैवलिंग में लोग आलस आ जाता है, और ये सब करना, कई बार मीटिंग्स हैं या बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस है और ये सब भूल जाते हैं। फिर कैसे करें? बीमार रहिए पहले तो बीमार रहिए, फिर उसके बाद अगर आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, तो आई हैव सीन कि मैं कैसे CEOs को हेल्प कर रही हूँ आजकल, बिकॉज दे हैव दोज रियली हेक्टिक शेड्यूल्स। तो उसके लिए सिंपल हम बोलते हैं, अलार्म लगाइए फ़ोन पे, हर 2 घंटे में कोई एक्टिविटी ऐसे करिए जिसमें आपके पास 5 मिनट अपने लिए हों। पानी पीजिए, बैठ जाइए, ब्रीथ कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए। Can we not take 5 minutes after every 2 hours to do any activity that calms the nervous system? बस 5 मिनट ही, 5 मिनट हर 2 घंटे में। और मील्स के बाद 5 या 10 मिनट की वॉक्स डाल दीजिए। मतलब वॉक कहते हैं ना, स्ट्रोलिंग अराउंड, जहाँ पे भी है। इसमें अगर आपको एक जगह मिल रही है तो ऊपर नीचे आराम से होइए, यू नो। जहाँ आप ये छोटी छोटी फोकस करेंगे, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़े, बहुत ज़्यादा। आपको जिम में 1 घंटा नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत ही अनयूजुअल सा क्वेश्चन है मेरे पास में कि क्या गट हेल्थ किसी भी समय, यानी कि मुझे अभी तक नहीं पता था, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं पता है और मैं ऑलरेडी 35 अगर क्रॉस कर चुकी हूँ अपनी एज, तो क्या अब मैं अपनी गट हेल्थ सुधारने के लिए कुछ कर सकती हूँ? 100% एब्सोल्युटली। 60 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड सब आ रहे हैं हमारे पास, सो देयर इज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू कैन रिवाइव। कितनी सिवियरिटी में आपने उस गट को लीक करने दिया है अपने इम्यून सिस्टम को। कहते हैं ना, ऑटो इम्यूनिटी आ गई है बॉडी में। बहुत लोग ऑटो इम्यूनिटी से ट्रबल्ड हैं, कोविड के बाद स्पेसिफिकली। आपका इम्यून सिस्टम बहुत चीज़ें नहीं ले पा रहा है अब। तो अगर हम अगेन उस पर काम करें तो ऑटोमेटिकली आपकी गट हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट होएगी, आपके गट ब्रेन कनेक्शन पे इम्प्रूवमेंट होएगी। सो यू कैन डू दिस एट एनी एज ऑफ योर लाइफ। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं आपने पहले नहीं किया तो अब नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता। आप माइंड बना लीजिए और 3 महीने में फ़र्क देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एज में। तो हमने तमाम बातें तो कर ली। अब मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप ये बताएं कि गट हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत छोटे छोटे टिप्स जो वो अपना सकते हैं और आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो आप जब उठें
तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप लेटे होते हैं पूरा रात. सो व्हेन यू वेक अप, फास्टेड स्टेट होता है बॉडी का, आपने कुछ खाया पिया नहीं है. इसमें जेंटल जॉइंट मूवमेंट करिए, क्योंकि गैस ट्रैप होती है बॉडी में. गैस को रिलीज करिए पहले तो. इमीडिएटली जब आप गैस को रिलीज करते हैं, नंबर 1 चीज़ जो होती है बॉडी में, द गट लाइनिंग इज रिलैक्सिंग, गट बैक्टीरिया हैप्पी, एवरीबडी इज रिलैक्स कि गैस आप निकाल रहे हो. तो जॉइंट्स में ट्रैप होती है, बाकी चीज़ों में ट्रैप होती है, उसको मूवमेंट जेंटल 5 मिनट वार्म अप जिसको कहते हैं. उसके बाद बॉडी को स्टार्टर जैसे आप इग्निशन देते हैं, आराम से कुछ ऐसा पानी पीजिए जिसमें अगर आप गुड फैट डाल सकते हैं डालिए, कोई सीड्स डालने हैं डालिए. क्यों? आप बॉडी को वेक अप करिए थोड़ा हल्का हल्का, यू नो, कुछ भी. सब कहते हैं सिर्फ मेथी पानी वानी नहीं, वो आप देखिए, रोटेटेड लॉजिक यूज करिए सिर्फ. आई लव घी वाटर पर्सनली बिकॉज मुझे आई फील लाइक वेरी रिलैक्स्ड इन द मॉर्निंग, यू नो, विद इट. बाउल मूवमेंट्स गेट बेटर बिकॉज ऑफ दैट. उसकी वजह से अगर आप उसके बाद आप कुछ भी खाना चाहें तो दिन की शुरुआत हायरार्की में देखिए, आपको गुड फैट्स हो गए हैं. अब आप थोड़ा सा फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स के बैलेंस मील्स को देखें. तो आपने जेंटल मूवमेंट कर लिया. अगर आप बिजी हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस मील के बाद 10 मिनट चलेंगे. उसकी वजह से आपकी शुगर बॉडी में कम रहेगी, राइट. तो अब वो 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप उसको पूरे दिन मेंटेन कर रहे हैं, राइट. पूरा दिन आपका जब जाए तो सनलाइट एक्सपोजर जिसको कहते हैं, कैन वी गेट 5 मिनट सनलाइट, क्या होएगा? गट हेल्थ बेटर होएगी, गट बैक्टीरिया बेटर होएगा. तो 5 मिनट नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मैं सनलाइट एक्सपोजर पे खुद बहुत यकीन करती हूँ. अगर आप 10,000 स्टेप्स ना लेंगे, 100 स्टेप्स ले सकते हैं सन में, 7 बजे 8 बजे लीजिए. यू नो, द होल डे में आपके बॉडी में क्रैशेस ना होए, उसके लिए हमने ऑलरेडी पोस्ट मील वॉक्स बोले में आपको, राइट. स्नैकिंग कम करिए. बॉडी में आप ऑलरेडी इस ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पा रहे. 2 घंटे बाद आपने फिर से स्नैक डाल दिया है. अब ग्लूकोज यहाँ था, अब फिर से आपने डाल दिया. वो बेरली 4 घंटों में नीचे आता है, यू नो. तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा दीजिए, ठीक है. और इस गैप में आपने क्या करना है, रिमेंबर, 5 minutes every 2 hours. Anything. Drink water, breathe, stretch, no problem. So breakfast, lunch, dinner. Only one thing, जब आप याद रखें कि आप पूरे दिन सर्वाइवल मोड में हैं, फाइट और फ्लाइट इसको कहते हैं ना नर्वस सिस्टम को. बॉडी पूरे दिन सर्वाइव कर रही है, सर्वाइव करिए ज़रूर. आपको अचीव करना है, आपका करियर है, आपका बेबी है. यू आर फाइटिंग ऑल डे टू सर्वाइव, राइट. नाउ बॉडी इज सेइंग सोने से पहले 2 घंटे मुझे सर्वाइव मत कराइए, मुझे रेस्ट कराइए. तो क्या करेंगे आप? गैजेट्स बंद करेंगे. ब्लू लाइट से आपका कोई गट बैक्टीरिया कुछ नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई करता है बैड बैक्टीरिया ब्लू लाइट से. तो इसको अब आप कम करेंगे. थोड़े से एक आसन ना मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान है. कोई भी वॉल हो, प्लेन वॉल हो, लेग्स अप ऑन द वॉल जिसको कहते हैं. आप लेग्स पूरे दिन आप खड़े हुए हैं उस पर. स्पेसिफिकली विमेन का ये कहते हैं कि लेग्स वीक हो जाती हैं तो माइंड वीक होता है. योगा में हम बिलीव करते हैं कि आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप जब लेग्स अपने वॉल पे लेट के लेग्स को ऊपर करें तो ब्लड वापस आपके पेल्विक फ्लोर में आती है. तो ये कॉर्टिसोल को, स्ट्रेस को भी कम करती है, बीपी को नॉर्मलाइज करती है, हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करती है, एंजाइटी को कम करती है. बिल्कुल रिलैक्स करिए. यू आर रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग. नर्वस सिस्टम को आपने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अब आपको टोन डाउन करना है दिन को. सीधा टीवी देख के आप करें ऑफ. ये कॉर्टिसोल को हाई, फाइट एंड फ्लाइट, वही सर्वाइवल मोड पे आपने टीवी देखा है, ब्लू लाइट देखा है और आपने बंद करके, लाइट बंद करके सोने के लिए. अवॉइड दैट. एक सिस्टम रखें जिसमें आप अनवाइंडिंग जिसको कहते हैं, अनवाइंडिंग बॉडी को, जैसे आपने सुबह एक प्यार से जगाया है, प्यार से सुलाइए भी, यू नो. एंड यू हैव डन बेसिक नर्वस सिस्टम मूवमेंट्स एंड ग्लूकोज बेस्ड मूवमेंट्स इन द डे. फ्रैंकली इस पर्सन को सिर्फ हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो आप जितने प्यार से अपने आप को उठाते हैं सुबह, और जैसे हमने बात की है, उतने ही प्यार से आपको अपने आप को बेड टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. तो एक कॉमन प्रैक्टिस ज़रूर आप डाल सकते हैं, वो है एक रिस्टोरेटिव योगा आसना जो नर्वस सिस्टम को बैलेंस करे. तो आप अगर अपने लेग्स को वॉल पे डालें, विपरीत करनी आसन इसको कहते हैं, लेग्स अप ऑन द वॉल, इसको आप गूगल भी कर सकते हैं. इससे आपके बेसिकली लेग्स और पेल्विस में ब्लड वापस आता है, आपकी ब्रेथ नॉर्मलाइज होती है, बीपी नॉर्मलाइज होता है, थॉट्स कम होने लग जाते हैं, माइंड कह रहा है थैंक यू, पूरे दिन मैंने काम किया है, अब आप मुझे ओवरथिंक ना कराएं. क्योंकि उसके लिए आपको, उसी से आपको स्लीप बहुत साउंड मिलती है. और बहुत लोग
सो जाते हैं पर 2 या 3 बजे उठ जाते हैं, कहते हैं ना डिस्टर्ब्ड स्लीप जिसको कहते हैं, ये वो पर्सन है जिसमें एक सिंड्रोम हो रहा है, कॉर्टिसोल सिंड्रोम कहते हैं, वो राइज होने लग जाता है रात को। तो अगर हम ट्रैक बैक करें तो उन्होंने या तो बहुत देर तक टीवी देख रहे थे तो आपके इंसुलिन बढ़े हुए हैं, आपके कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, या उन्होंने डिनर बहुत हैवी किया होता है। तो डिनर को लाइट रखें, 2 घंटे पहले उसको करें सोने से पहले, एटलीस्ट 2 आवर्स। और आप गैजेट्स ना यूज़ करें, अपना रिस्टोरेटिव आसना करें, प्रिपेयर योर सेल्फ टू गो टू बेड। इसको हम एक अनवाइंडिंग के साथ करें तो मज़ा आने लगता है एक्चुअली। यू नाउ डू नॉट फील कि एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं स्लीप के साथ, और बहुत लोग उठते हैं कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश। तो इन सबको जब आप करने लग जाएं अगेन एंड अगेन, ये पूरा दिन जो मैंने आपको बोला है, तो एटलीस्ट ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं आती, और उसकी वजह से आपकी जो गट हेल्थ ओवरऑल है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होने लग जाती है। बिकॉज लाइक आई सेड, बैड बैक्टीरिया तब पलती है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, और जब स्लीप ना आ रहा हो, और ऐसी प्रॉब्लम्स को आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ता है गट हेल्थ के लिए। बिल्कुल। बस एक लास्ट सवाल आपसे करूंगी और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। जैसे कि आप बहुत सारे सेलेब्स से भी डील करते हैं, तो जो ये सेलेब्स का कहना होता है कि घी कॉफ़ी या घी पानी ले, तो ये क्या है, क्यों? और घी के लोग कहते हैं नहीं 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 हम तो नहीं पी सकते, लेकिन कैसे वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है? सो घी बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, और आपके लाइक आई सेड जो गट लाइनिंग है, गट बैक्टीरिया है, इसको फीड करने के लिए प्रीबायोटिक, इसके लिए ये फीड बहुत अच्छा है। ये इस पे बहुत अच्छी तरह पलता है गुड फैट पे बेसिकली, और ये ओमेगा 3 को बॉडी में हाई करता है, तो आपकी सारी इन्फ्लेमेशन जो होती है बॉडी में वो कम रखता है। तो जब आप घी पानी में डालते हैं तो वही मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है दिन में, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन घी कॉफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आजकल, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी एम्प्टी टमी पीते हैं और उनको लगता है कि दिन में उनकी एनर्जी क्रैश हो रही है, तो उनको घी कॉफ़ी, बुलेट कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैफीन शायद डिस्टर्ब कर रही हो आपको। तो इसी चीज़ को अगर आप पानी में डालें तो बेटर रहेगा। जो लोग कॉफ़ी के साथ दे आर यूज्ड टू इट और उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली ले। तो गुड फैट इसमें कहते हैं ना, इट्स अ परफेक्ट वे टू start the day and create a metabolism which is very high and it burns fat. तो जो फैट बर्निंग के लिए लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, तो पर इसमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। इट इज़ नॉट सूटिंग, इट डजंट सूट एवरीवन बेसिकली। बिल्कुल। तो तमाम सवालों के हमने जवाब जाने, हमने फूड कॉम्बिनेशंस किस तरीके से रखने हैं ये जाना, और भी गट हेल्थ को कितने अच्छे से आप ठीक रख सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि किसी भी वक्त आज से और अभी से ही आप अपनी गट हेल्थ को ठीक रखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके लिए जितनी बातें हमें शिवानी ने बताई, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू। तो फिर से मैं जुड़ूंगी नए स्वास्थ्य चर्चा के साथ, नए टॉपिक पर, और हेल्थ की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। गुड बाय।